अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स रेज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्स रेज़ क्या होती हैं, एक्स-रे प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्स-रेज़, एक्स-रे स्पेक्ट्रम और उसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स-रेज़ क्या हैं। एक्स-रेज़ सर रॉन्जन ने डिस्कवर किया। एक्स-रेज़ जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि रेडियो वेव से स्टार्ट हो रही हैं, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स-रेज, गैमा रेज। सो हमारे पास एक पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। उस स्पेक्ट्रम में से एक वेव है हमारी एक्स-रेज। इनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लें। एक्स-रे जो है इसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो हमारे पास 0.01 नैनोमीटर से लेकर ये तकरीबन 10 नैनोमीटर की रेंज में इसकी वेवलेंथ है। तो इसका मतलब है कि एक्स रेज आर वेरी एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सबसे पहले हमारे पास ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसको हम कोलिज ट्यूब भी कहते हैं। हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब है ये। इस ट्यूब में एक तरफ यहाँ पर ये हमारा कैथोड है जो किसी मेटल का बना हुआ है, क्योंकि इस सेटअप को हमने इस्तेमाल करना है एज इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो एक बीम की शक्ल में हमारे टारगेट की तरफ मूव करेंगे। तो इस कैथोड के पीछे लगा हुआ है एक फिलामेंट। अब फिलामेंट जब हीट होगा, ठीक है, जब फिलामेंट में से करंट गुजरेगा, फिलामेंट हीट होगा और ये हीट करेगा कैथोड को, ठीक है। फिलामेंट कैथोड को हीट करेगा जिसकी वजह से कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब कैथोड और एनोड के दरमियान हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है। ये वोल्टेज जो है इसकी रेंज आमतौर पर 50 किलो वोल्ट से लेकर 100 किलो वोल्ट्स तक हो सकती है। इस हाई वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की सरफेस से निकलेंगे वो एक्सेलरेट होंगे और किधर को जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड जो है ये हमारा टारगेटेड मटेरियल है, यानी कि ये वो मटेरियल है या यहाँ पर वो एटम्स हमने रखे हैं, वो मटेरियल रखा है जिससे हमने एक्स रेज प्रोड्यूस करनी है। सो यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेलरेट किए हैं इस हाई पोटेंशियल से जो हमने कैथोड और एनोड के दरमियान दिया है। ये इलेक्ट्रॉन जाके एनोड से ये टारगेट मटेरियल से टकराएंगे और वहाँ से फिर एक्स रेज निकलेंगी। दो टाइप की एक्स रेज होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी एक्स रेज हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम एक्स रेज जो हैं वो यहाँ कॉलेज ट्यूब में या इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहली जो एक्स रेज यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। अच्छा, यहाँ से जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन एक्स रेज को हमने प्लॉट किया है वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई हैं उन एक्स रेज की वेवलेंथ को उनकी इंटेंसिटी के साथ हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। एक चीज़ पे आप गौर करें, यहाँ पर कुछ एक्स रेज आपको पीक्स की शक्ल में मिले, कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हैं जहाँ पर आपको पीक्स मिल रही हैं, इंटेंसिटी पीक्स मिल रही हैं, और कुछ ये देखें एक कंटिन्यूअस जो है वो आपको स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस लाइन यहाँ पर ये मिल रही है। तो अब यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कि ये पीक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, ये जो कॉन्टिन्यूअस हमें वेवलेंथ्स मिल रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस इंटेंसिटी मिल रही है यहाँ पर, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो पहले बात कर लेते हैं इन पीक्स की। अब देखें ये जो पीक्स हैं, इन पीक्स के दरमियान गैप्स हैं। इसका मतलब है कि अगर एक पीक लेट्स सपोज हमें मिल रही है 0.07 नैनोमीटर पे, तो दूसरी पीक जो है वो हमें मिल रही है 0.1 नैनोमीटर पे। इसका मतलब है कि ये वो एक्स रेज हैं जिनकी इनर्जीज के दरमियान गैप्स हैं। इनकी इनर्जीज में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई तसलसल नहीं है, इनकी इनर्जीज के दरमियान गैप्स हैं। तो अगर इनकी इनर्जी के दरमियान गैप्स हों तो हम कहेंगे कि इनकी जो इनर्जीज हैं वो क्या हैं, इनकी एनर्जी जो हैं दे आर डिस्क्रीट। ये जो डिस्क्रीट एनर्जी वाली एक्सरेज हैं, इन एक्सरेज को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब ये एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, इनका प्रिंसिपल क्या है? तो इन एक्सरेज का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ करैक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इज इनर शेल ट्रांजिशन। इनर शेल ट्रांजिशन यानी कि जो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं ये इनर शेल ट्रांजिशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है, उसके लिए यहां पर हम एक एटम बना लेते हैं, कोई भी हैवी, किसी भी हैवी एलिमेंट का ये एटम, और लेट सपोज ये इसका के शेल है, ये इसका एल शेल है, एम शेल है, इस तरह से एन शेल भी होगा। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं जी के शेल में। अच्छा, यहाँ से ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड की सरफेस से निकल रहे हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये काम कर रहे हैं जो है वो एक एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब जाके टारगेट मटेरियल से टकराते हैं तो वहाँ से एक्सरेज निकलती हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, और लेट सपोज कि इस एटम के इनर शेल में, आपको पता है कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड, और जो आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। इनके जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, और जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड। तो ऐसा ही एक टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जाके इससे कोलिजन करता है और इसके नतीजे में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करता है और खुद ये स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है आफ्टर स्कैटरिंग, और ये हमारा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने इनर शेल से इजेक्ट किया। अब क्या होगा, इस एटम के इनर शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये एटम हम कहेंगे ये एटम जो है ये एक्साइटेड हो जाएगा। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इससे जो आगे वाले शेल हैं, मसलन ये हमारे पास नेक्स्ट शेल है एल शेल और एम शेल, तो एल शेल से या एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और इस वैकेंसी को फिल करेगा। आपको पता है कि एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ठीक है, उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से। तो हाई एनर्जी लेवल से जब एक इलेक्ट्रॉन इस गैप को फिल करने आएगा, लो एनर्जी लेवल में आएगा, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी खारिज करेगा, और वो एनर्जी किस शक्ल में होगी, वो एनर्जी एक्स रे फोटोन की शक्ल में होगी। अब आप गौर करें कि इस एक्स रे की जो एनर्जी है ये एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी, इन दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। तो हमारे पास जो अपर लेवल है वो फ़र्ज़ कर ले एल शेल में है और लोअर लेवल जो है वो के है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस फोटोन की शक्ल में निकलेगा जिसको हम एक्स रे फोटोन कहेंगे। तो ये कहलाती है इनर शेल ट्रांजिशन, यानी कि जो आपकी करैक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं, इन करैक्टरिस्टिक एक्स रेज की प्रोडक्शन क्यों हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात या मज़े की बात यह है कि ये जो करैक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं, ये डिस्क्रीट एक्स रेज हैं, इनकी एनर्जी हमारे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आप ज़्यादा भी कर देंगे तो इन एक्स रे की एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस एक्स रेज की एनर्जी इन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। आप ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे तो भी इसकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है
इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन कर रहा है, कैथोड और एनोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी ई वी। वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इसको इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्सरे की एनर्जी वही है जो इन दो स्टेट का या दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज is independent of accelerating voltage। ठीक है, तो फिर एक्सरेज की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे तो वो डिपेंड नहीं करती, या इस जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी पे तो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो फिर किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ एलिमेंट या टाइप ऑफ मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर बात है कि एक एटम में दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के बराबर तो नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर एलिमेंट चेंज करेंगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट हमने यूज़ किया है, ठीक है, टंगस्टन डिस्क हमने यहाँ पर यानी कि टंगस्टन हमने यूज़ किया है, इसके अलावा मोबिलिडियम आप यूज़ कर लें, तो जो भी आप यहाँ पर मटेरियल यूज़ करेंगे उस मटेरियल के एटम्स की जो टाइप होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी इस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की एनर्जी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पर तो हमने कंसिडर किया कि के शेल में जो गैप था उसको फिल करने के लिए एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, अभी यहां से एक एक्सरे स्पेक्ट्रम बनता है, उसको भी हम यहां पर साथ ही डिस्कस करते हैं ताकि साथ ही वो भी हमें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो यहां पर फर्ज कर लें जी, ये हमारा के लेवल है, ये हमारा एल लेवल है, एम है, एन है, एंड सो ऑन। हमने एनर्जी लेवल्स बना लिए। अब फर्ज करें कि गैप कहां पर क्रिएट हुआ है, के शेल में। इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुआ है, के शेल में। अब इस के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस गैप को फिल करने के लिए एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन के में आता है, तो एक्सरेज इमिट करता है। ये वाली जो एक्सरे है जो एल से के में ट्रांजिशन से हुई है, प्रोड्यूस हुई है, इस एक्सरे को हम कहेंगे के सीरीज। और अगर एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन के में आता है इसे हम कहेंगे के अल्फा। लेकिन अगर इस गैप को फिल करने के लिए एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इसे हम कहेंगे, आता के में ही है, इसे हम कहेंगे के बीटा। इसी तरह से अगर एन शेल से कोई इलेक्ट्रॉन इस गैप को फिल करने के लिए आता है तो चूंकि आग के में रहा है ये के सीरीज ही है, लेकिन एल से आएगा तो अल्फा, एम से आएगा तो बीटा और एन से आएगा तो गैमा। तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रम एक बन जाएगा, ये हमारी के सीरीज है। ठीक है, इसी तरह से अगर गैप एल शेल में क्रिएट हुआ है, हमने एल शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो एल शेल वाली जो एक्सरेज होंगी उनको हम कहेंगे एल सीरीज। यानी कि जब ट्रांजिशन एल लेवल में होगी, एल शेल में ट्रांजिशन होगी ऊपर से, उसे हम कहेंगे एल सीरीज। तो ऊपर से कहां से होगी, अगर एम से, एम लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन एल में आता है तो जो एक्सरे निकलेगी वो एल सीरीज होगी, लेकिन उसे कहेंगे एल अल्फा। इस तरह से एन से आता है तो हम कहेंगे एल बीटा, और एन से अगले लेवल से अगर आता है तो हम कहेंगे एल गैमा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का स्पेक्ट्रम है। हमने शुरू में कहा था कि दो तरह की एक्सरेज है। देखें, एक तो ये पीक्स हमें मिल रही हैं, ठीक है, और इनके दरमियान ये पीक्स जो हैं ये डिस्क्रीट एक्सरेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है, देखें इसके दरमियान गैप्स हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। लेकिन देखें कुछ एक्सरेज हमें ये मिल रही हैं जिनकी वेवलेंथ में कॉन्टिन्यूटी है। देखें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक तकरीबन जितनी भी वेवलेंथ है उस हर वेवलेंथ की एक्सरे हमें मिल रही है। तो इन एक्सरेज को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। ये हैं जी हमारी कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैं ये किस फिनोमेना से प्रोड्यूस होती हैं,
जिस तरह हमारी करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, ये हमने कहा कि ये प्रोड्यूस होती है, इनका जो प्रिंसिपल है वो इनर शेल ट्रांजिशन है, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के उलट है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैं उनके पीछे क्या फिनोमेना है, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इसे कहते हैं ब्रैमस्टर लंग। अच्छा, ये फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं ब्रैमस्टर लंग। अब ब्रैमस्टर लंग का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो है ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन। अब ये ब्रेक है रुकने वाला, स्लो होने वाला, ब्रेक तोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, तो लेट सपोज हम दोबारा से वही एटम यहां पर बना लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, के शेल है, एल शेल है, फिर एम शेल है और फिर हमारा एन शेल है, ठीक है जी। तो देखें जी, यहां पर हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का किसी भी इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन नहीं होता, बल्कि ये ऐसे ही पास हो रहा होता है। और जब ये न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। नतीजा क्या होगा कि इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ये यूं करके बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पाथ बेंड हो गया, जाहिर बात है कि जब इसमें बेंडिंग आई है तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड में कमी होगी, न्यूक्लियस अट्रैक्ट जो कर रहा है। तो स्पीड में कमी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो वो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो कहाँ गई, वो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो असल में एक्स रे फोटोन की शक्ल में ये एमिट कर देगा, ठीक है जी। इस एक्सरे को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे या ब्रैमस्टर लंग एक्सरे। अब देखें यहां पर बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हर एंगल पे बेंड होते हैं, एट एवरी एंगल। सो हमें तकरीबन हर रेंज में, इस रेंज में हर वैल्यू की वेवलेंथ मिलती है, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। इसके अलावा ये भी होता है कि सम टाइम एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो इतना ज़्यादा वो बेंड होता है कि वो अपनी सारी काइनेटिक, इस कोलिजन में अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देता है। अगर वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देता है तो जो फोटोन निकलेगा वो फोटोन हाई एनर्जी फोटोन होगा, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी होगी उसकी एनर्जी होगी HF, ठीक है। चूंकि ये हाई एनर्जी फोटोन है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो यहाँ देखें ये हमने शो किया है लैम्डा मिनिमम, यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसने, ये वो फोटोन है या वो एक्सरे है जो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुई है जिस इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के साथ अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलिजन में अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। उसके पाथ में इतना ज़्यादा बैंड आया कि उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करता फर्स्ट कोलिजन में, बल्कि वो आगे जाते हुए जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ उसका हेड ऑन कोलिजन तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्शन, चूंकि इलेक्ट्रॉन पड़े हैं आगे भी तो उनके साथ उसकी क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो उन रिपल्शन की वजह से वो फर्दर अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और एट द एंड वो अपनी सारी एनर्जी, तो हर दफ़ा हर कोलिजन में जब वो एनर्जी लूज करेगा तो एक एक्सरे निकलती जाएगी। अब यहां पर कोलिजन से मुराद है हेड ऑन कोलिजन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलिजन। उससे क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता है और उसके नतीजे में उसका पाथ बेंड होता है, उसकी स्पीड में कमी आती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को हम कोलिजन का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन का आगे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं उनके साथ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलिजन हो सकता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसके पाथ और बेंड होगा, ठीक है। जब पाथ बेंड होगा तो जाहिर बात है कि उसकी स्पीड में कमी आएगी, उसकी स्पीड चेंज होगी। जब स्पीड चेंज होगी, स्पीड में कमी आएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सरे फोटोन की शक्ल में निकलेगी। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में तो हमने ये कहा कि ये ऐसी एक्सरेज हैं जिनकी एनर्जी हमारे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड करती है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जबकि ब्रैमस्टर लंग या कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज जो हैं इनकी एनर्जी हमारे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी ज़्यादा होंगी।
जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी तो बेंडिंग की वजह से या न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़्यादा आएगा यानी कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ये लूज़ करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी वाली एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब है जो कॉन्टिन्यूस एक्स रेज हैं उनकी एनर्जी हमारे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज हैं उनकी एनर्जी हमारे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे नहीं बल्कि नेचर ऑफ मटेरियल, जो भी आप मटेरियल या मीडियम यूज़ कर रहे हैं एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, उस मटेरियल के एटम्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर अपॉन एक्स रेज, जिसमें हमने डिस्कस किया एक्स रेज की डेफिनेशन, उसकी प्रोडक्शन, ठीक है, उसकी टाइप्स, उनका स्पेक्ट्रम और हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।